नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज न्यूज का एक्सरे में आपके लिए कौन सी बड़ी और अहम एक्सरे रिपोर्ट्स हम लेकर आए हैं, आइए जरा आपको बता दें। आज सबसे पहले आपको बताएंगे मजहब वाला फरेब, कैसे लव जिहाद चल रहा है, अलग अलग मामलों में क्या कार्रवाई हुई है, कहां पर घटना घटी और क्या नाम बदला, एक एक चीज आपको पूरी एक्सरे करके बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, एक शिक्षक जिस पर आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी होती है, एक शिक्षक हिंदू बच्चे को मांस खिला रहा था, कहा कि यह खबर है, यह आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या हुआ कार्रवाई में, यह भी जानकारी देंगे। और आखिर में बताएंगे राठौड़ का सिंघम अवतार, क्यों मंत्री जी ने पुलिस वालों को किस तरह से मारपीट के बाद थाने पहुंचे और थाने को बुलाया, एक एक जानकारी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर आपको बताता हूं, मजहब वाला फरेब, कैसे लव जिहाद का खेल चल रहा है दर्शकों। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। एक एक चीज आपके लिए लेकर आया हूं, वो बताऊं उससे पहले आज बुलेटिन में आपके लिए एक तस्वीर लेकर आया, एक ऐसा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद हम भी थोड़ी देर के लिए ठहर से गए थे दर्शकों। ये आप वीडियो देखिए। एक युवक को 4 से 5 गुंडे किस तरह जबरन पकड़कर गाड़ी में डाल रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में युवक की किडनैपिंग का यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। दर्शकों ध्यान से देख लीजिए, देखिए किस तरह ये बदमाश आते हैं और दुकान के बाहर खड़े हुए इस युवक को अचानक दबोच लेते हैं आकर। जब तक वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये लोग उसे जबरन धक्का देकर गाड़ी तक ले आते हैं, गाड़ी में बैठा लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और अंदर धकेल कर बैठा देते हैं। वो बहुत कोशिश करता है निकलने की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बदमाशों के होने के कारण वो लाचार हो जाता है दर्शकों, जो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने इतनी दहशत फैलाई वहां पर कि आसपास जो लोग मौजूद थे वो युवक को बचाने की जगह वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि खबर तुरंत पुलिस तक पहुंची, पुलिस एक्शन में आई, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, इसे लेकर आरोपियों ने किडनैपिंग को अंजाम दिया। ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि हो सकता है कोई गुस्से में इस तरह से आपको किडनैप कर ले। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज की पहली खबर हमारी, समाज में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो फरेब करते हैं दर्शकों, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे और इसी जान पहचान ना होने का फायदा उठाकर धोखा देते हैं, शादी करते हैं और फिर धर्मांतरण का खेल शुरू हो जाता है। टारगेट पर होती हैं हिंदू बच्चियां दर्शकों, जिन्हें पहले तो प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर लव जिहाद का खेल शुरू हो जाता है। और उत्तर प्रदेश से ही दर्शकों ऐसे 2 मामले सामने आए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला मामला है बांदा का और दूसरा मामला है लखनऊ का। शहर अलग है लेकिन इंसान एक है, मोटिव एक है इनका, पीड़ित अलग है लेकिन साजिश एक ही है दर्शकों। और यह साजिश है लव जिहाद की दर्शकों। ये साजिश ऐसी है कि आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, क्योंकि नाम कुछ और होता है, कुछ बना लिया जाता है और पूरा खेल शुरू हो जाता है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। उसका सलमान भाई नाम है, मुझे ब्लैकमेल करता था, रोने तक आया, मुझे धक्का देके चला गया। ये उस पीड़िता का दर्द है जिसे सलमान नाम के शख्स ने पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है। आरोपी सलमान से पीड़िता की पहले से दोस्ती थी, बाद में पीड़िता ने सलमान से बात करना बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी और उसके परिवार का ब्लैकमेलिंग वाला खेल शुरू होता है। आरोपी जो उसे पहले से ही परेशान कर रहा था, किसी बहाने उसे मिलने बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस घिनौनी वारदात में उसका दोस्त भी शामिल रहता है। उसकी भौजाई, उसका भाई, उसके सब कोई मुझे बिल्कुल तंग कर दिए। क्या गलत काम किया तुम्हारे साथ? हाँ, एक ने किया। आरोपी और उसके दोस्त ने रेप के बाद पीड़िता को फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया।
आरोपी पीड़िता को मरा हुआ समझकर वहां से निकल गए, लेकिन किस्मत से वो बच गई। अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पहले मेरी बहन से बात करता था, फिर इसके बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगा और फिर ब्लैकमेल करते करते उसको बाहर बुलाया और उसको उठाकर ले गया और फिर पुल के पास फेंक दिया, उसके साथ गलत करके। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है तो पुलिस का एक्शन भी जारी है। पुलिस ने आरोपी सलमान और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। तो देखा दर्शकों आपने कैसे ये साजिश रची गई, लेकिन आपको एक एक जानकारी आज हम देने वाले हैं। आज हमारे सामने दो केस आए। पहले आपको बताता हूं ये खेल शुरू कैसे हुआ। सलमान ने हिंदू लड़की से धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई और फिर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। प्यार का नकाब ओढ़कर लड़की के साथ रेप किया। सलमान ने लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, लड़की पर निकाह करने का दबाव बनाया और सलमान से बात बंद करने पर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है, जिसमें सलमान और उसके परिवार वालों ने साथ दिया। फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी दी गई। दबाव के बावजूद लड़की धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुई। दर्शकों, हिम्मत दिखाई उसने और सलमान ने लड़की को इसके बाद फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। सलमान ने पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद क्या हुआ केस 2 समझ लीजिए। फ्लाईओवर के नीचे गिरी लड़की को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी लड़की का अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद हिंदूवादी संगठन लव जिहाद के इस मामले के विरोध में उतर आए। विश्व हिंदू परिषद ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सोचिए, जब लड़की नहीं मानी तो उसे जान से मारने तक की कोशिश की गई है। दर्शकों, सोचिए आप किस तरह की मानसिकता है। इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है पुलिस ने, दिखाते हैं आपको। इसमें जो एफआईआर दी जा रही है परिवार द्वारा पंजीकृत की जा रही है। इसमें अरेस्टिंग भी कर ली गई है उस मुख्य अभियुक्त की और जिसका कमरा था उस लड़के की भी। और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो जल्द खत्म की जाएगी और कठोर से कठोर सजा इसमें सुनिश्चित की जाएगी। तो देखा दर्शकों, बांदा में किस तरह से कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन मैंने आपको 2 मामले बताए थे। एक मामला था लखनऊ का और वो इससे अलग नहीं है। दर्शकों, लखनऊ में तो आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई और नवविवाहिता को अपने जाल में फंसाया। ना सिर्फ जाल में फंसाया बल्कि नौकरी लगवाने के बहाने उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया और इसे इस तरह से उसने अंजाम दिया। इस करतूत में अपने परिवार वालों तक को शामिल कर लिया और उनका पूरा साथ मिला। दर्शकों, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि अजमेर ले जाकर उसे दरिंदों के सामने परोस दिया। आप सोचिए, लव जिहाद की एक ऐसी साजिश, नवविवाहिता के साथ इस तरह से व्यवहार करना, अपनी पहचान छिपाना, कैसे उसने खेल को अंजाम दिया, रिपोर्ट में आपको बताता हूं। वकील मोहम्मद था, लेकिन उसने खुद को अखिल यादव बताया। लखनऊ में आरोपी ने नवविवाहिता को अखिल यादव बनकर ही फोन किया था। एक ही कंपनी में काम करने के कारण दोनों में बातचीत शुरू हुई। आरोपी दूसरी जगह नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़िता को कैसरगंज ले जाता है, जहां एक कागज पर साइन कराने के बाद अपनी हवस का शिकार बनाता है। काम करते थे और वहाँ अखिल ने नंबर ले लिया हमारा। यादवता के बात करने लगे। 10-12 पेपर में साइन करवाने के बाद हमें अपने साथ लेकर चले गए अपने घर और वहाँ हमारे साथ गलत काम किए अपने घर पे। उनके पिताजी ने, उनका भाई भी था और मतलब उनके सब लोग, पूरा परिवार था उनके घर पे। इस हैवानियत में न सिर्फ वो शामिल होता है बल्कि उसके माता पिता सब शामिल रहते हैं, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उसकी अस्मत को तार-तार करते रहे। पीड़िता का आरोप है कि उसे जबरन मारपीट कर गौमांस खिलाया गया और रोजा रखने के लिए दबाव बनाया। फिर अभी परसों हमें बुलाया गया, मतलब फोन करके कि मोहनलालगंज आओ और नहीं आओगी तो तुम झेलना, तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे परिवार को सबको मार डालेंगे। काफी दिनों तक कैद में रहने के बाद आरोपी पीड़िता को घर के बाहर कर देता है, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं।
हालांकि पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत कर पुलिस में सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देखा दर्शकों आपने कैसे अखिल बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही कोशिश थी, लव जिहाद और फिर धर्मांतरण। लेकिन आखिर वो क्या क्या करता है समझ लीजिए, सुन लीजिए, सावधान हो जाइए दर्शकों। बता रहा हूं आपको केस 1। विवाहित महिला से अकील ने नाम बदलकर दोस्ती की। अकील ने महिला को अपना नाम क्या बताया? अखिल यादव। एक ही कंपनी में महिला और अकील काम किया करते थे, लेकिन नाम बदल दिया। महिला 1 साल से प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी और आरोपी अकील ने महिला का मोबाइल नंबर निकाला, महिला को अखिल यादव बनकर कॉल किया। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती की। महिला को कोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और 8 दिसंबर 2023 को अकील महिला को कोर्ट ले जाता है। अकील के पिता खलील और दोस्त वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार अहमद इसके दोस्त का नाम। महिला पर कागज पर साइन कराए जाते महिला से और आरोपी महिला को अपने घर ले जाता है, जहां अकील के पिता पर महिला के रेप का आरोप है। जनवरी में महिला को किराए के मकान में लेकर जाता है। वहां अकील के दोस्त इरफान, इंतजार और एक युवक पहले से ही मौजूद थे। अकील के दोस्तों पर भी महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं दर्शकों। लेकिन आप समझिए कि अकील ने सारी हदें कैसे पार की। केस 2 आपको बता रहा हूं। महिला ने मोहनलालगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई और अकील पर रोजा रखवाने का, दबाव बनाने का भी उसने आरोप लगाया, शिकायत कराई है। प्रतिबंधित मांस खिलाने का भी आरोप लगाया। सोचिए आप, अकील, उसके पिता, दोस्तों पर रेप के आरोप लगे। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है और पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, वो एक एक बात एफआईआर में लिखी हुई है। सोचिए आप किस हद तक ये जा रहे हैं। लेकिन इन्हें सावधान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुनवाता हूं आपको। आज कोई हमारी कानून व्यवस्था को ठेका नहीं दिखा सकता। अगर ठेका दिखाने वाले को पता है कि अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर हाल क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के बेहतर वातावरण में निवेश हो रहा है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं लाई जा रही है। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने कहा था और उसी दिशा में सरकार काम भी कर रही है दर्शकों। जो लव जिहाद की मंशा पाले हुए, अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहे, सुन ले, दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। यह प्रावधान है कानून में। कानून में आजीवन कारावास का प्रावधान है और अगर दोषी पाए गए तो 20 साल की कैद तो पक्की समझिए, क्योंकि कोई भी अब धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है और सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत में सुनवाई नहीं होगी। यानी आपके पास भी अगर जानकारी है तो आप भी इस मामले में पुलिस तक पहुंच सकते हैं और मामले का खुलासा कर सकते हैं। इसलिए दर्शकों, हम कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज एक और ऐसी घटना सामने आई है जो आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। कहीं मत जाइएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक शिक्षक जिस पर आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी होती है, और अगर आपका बच्चा वेजिटेरियन है तो उसे जबरन मीट खिलाया गया। सोचिए आप, क्यों यह किया गया? यह हमारे मन में भी सवाल था दर्शकों। पूरा एक्सरे किया है हमने, क्योंकि हम देखते हैं तमाम तस्वीरें, कभी खाने में थूक देना, कभी थूक से मसाज करना। ये तस्वीरें हमने देखी, आपको दिखा रहा हूं। हिंदुओं से नफरत के अलग अलग तरीके आ रहे हैं कट्टरपंथियों को। आखिर कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत लाते कहां से, समझ नहीं आता। बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है और अगर कार्रवाई करो तो इनके लिए विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले कई लोग आ जाते हैं जो इन्हें अलग तरह का बताते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आज आपको दिखा रहा हूं। सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना, और अब सावन में अधर्म वाला काम किया गया, जहां एक स्कूल के प्रिंसिपल पर हिंदू बच्चों को मीट खिलाने का आरोप लगाया। दर्शक सोचिए आप, वो शिक्षक जो आपके बच्चों की सारी जिम्मेदारी निभाता है, अगर आप स्कूल अपने बच्चे को भेज रहे हैं और टिफिन दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो सुरक्षित है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको देखनी चाहिए कि कैसे एक शिक्षक दबाव बनाता है बच्चों पर। देखिए जरा।
पुलिस के सामने खड़े इस शख्स का नाम इकबाल है, जो प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, वहां इस शख्स ने मीट वाली साजिश रची है। मामला मेरठ का है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले 2 हिंदू बच्चों से आरोपी ने सावन के पवित्र महीने में न सिर्फ मीट मंगवाया, बल्कि उनमें से एक बच्चे को खिला भी दिया। से जाकर मीट लिया सोफा, सही में 100 रुपये दे काट गया। मुझे के लिया भी आया आधे घंटे बाद आके सजी मैंने मुझसे पूछी तो खाएगा, मैंने ना कहा थी, उनसे पूछी थी, इन्होंने ना कही मैंने, सर ने कहा ये तो खागा ही ना, खाने के पूरे अंदर चाहिए। प्रिंसिपल की इस करतूत को जब बच्चों ने अपने परिवार वालों को बताया तो वो सन्न रह गए। इसके बाद हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। आरोपी मोहम्मद इकबाल को थाने ले जाकर जमकर हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि वैद्यवाड़ा के प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 हिंदू बच्चे हैं। अब सवाल ये कि कट्टरपंथियों के निशाने पर अब क्या बच्चे भी आ गए? तो देखा दर्शकों आपने, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे मासूम होते हैं और उन पर दबाव डालना बड़ा आसान होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ दर्शकों। आपके लिए केस लेकर आए। स्कूल के प्रिंसिपल इकबाल पर मीट खिलाने के आरोप लगे हैं। हिंदू बच्ची पर मीट खाने का दबाव बनाया गया। पीड़ित बच्ची ने पूरी कहानी कैमरे पर बताई है दर्शकों। स्कूल में आलू और सोयाबीन की सब्जी आई थी। बच्ची और उसके भाई ने पेट भर खाना खा लिया। इकबाल ने 100 रुपए देने के बाद मीट मंगवाया। इकबाल ने मीट दोनों बच्चों को खाने दिया। हिंदू बच्ची ने मीट खाने से साफ इनकार कर दिया। बच्ची के मना करने पर उसके भाई को मीट खिला दिया। बच्ची ने पूरी बात अपने माता पिता को आकर बताई। और स्कूल में 20 बच्चे हैं और 2 ही हिंदू बच्चे हैं, बाकी सारे मुस्लिम हैं। गुस्साए लोगों ने इकबाल पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी इकबाल को हिरासत में ले लिया है। लेकिन एक और बात आपको बताने वाला हूं, केस 2, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी सामने आई है। तो क्या कोई साजिश की जा रही है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की? क्योंकि इस तरह की कोशिश शामली में भी हुई। कुछ दिन पहले 2 मामले सामने आए। कावड़ियों को वेज बताकर चिकन बिरयानी खिला दी। ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी का बोर्ड लगा हुआ था। मोहम्मद तनवीर ने कावड़ियों को नॉनवेज खिला दिया। शक होने पर बर्तन का ढक्कन लगा दिया। और एक और मामला, शिव मंदिर के सामने मांस फेंक दी गई। इस तरह की घटना सामने है। सावन के महीने में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मांस के टुकड़े मिलने पर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लोगों की मदद से मांस के टुकड़े हटा दिए। और इस आश्वासन के बाद, पुलिस ने जब आश्वासन दिया लोगों को, तब जाकर लोग शांत हुए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इस मसले को लेकर सवाल यह खड़ा होता है, क्या कोई साजिश रची जा रही है? पुलिस क्या कह रही है, सुनवाते हैं आप। प्रकरण में एक्शन है, इन्हें निलंबित किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने दूसरे बच्चों को जो कि धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया, निलंबित किया जाएगा और उसके आगे कार्रवाई होगी। एक बच्चे को खिलाया गया तो है, लेकिन जो है वही, इसीलिए तो उनको निलंबित किया जाएगा और ये सब किया जाएगा। 2 ही हिंदू बच्चे पढ़ते थे इस विद्यालय में। तो देखा आपने, शिक्षा अधिकारी भी इस मसले को लेकर अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये खबरें आपको सावधान करती हैं, आप भी ख्याल रखिएगा। लेकिन आज एक और खबर हम आपके लिए लेकर आए, जहां मंत्री जी का सिंघम अवतार देखने को मिला। आप जानते ही होंगे इन्हें, भारत के लिए मेडल जीता, मंत्री भी रहे केंद्र में, और अब राज्य में इनके पास जिम्मेदारी है। लेकिन आखिर क्यों इन्हें गुस्सा आया, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आप जानते ही हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाव भाव आप देखिए और समझ आ रहा है कि वो बेहद गुस्से में है, आग बबूला हो रहे हैं। जहां वो बैठे हुए हैं, वो देखकर भी समझ आता है कि मंत्री जी किसी दफ्तर में बैठे हुए। बात भी बहुत गंभीर है, सीरियस है, और किसी मुद्दे पर लताड़ लगाई जा रही है। अब मैं आपको पूरा मुद्दा बताने वाला हूं, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, जिसे सुनकर शायद आप भी इतना ही गुस्सा करें, गुस्से से भर उठेंगे। दरअसल जहां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठे हुए हैं, वो जयपुर का एक थाना है, पुलिस स्टेशन। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। राज्यवर्धन राठौड़ वहां मौजूद पुलिस वालों को सेना के एक जवान के साथ मारपीट को लेकर फटकार लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताएंगे,
लेकिन उससे पहले देखिए मंत्री जी ने कैसे बड़े बड़े पुलिस अफसरों की क्लास लगाई है। सुनवाता हूं। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? सोचिए आप दर्शकों, वो सैनिक जो आपके और हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, आखिर पुलिस वालों ने उस सैनिक को क्यों मारा? आज केस आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जयपुर के शिप्रा पथ थाने में सैनिक से बदसलूकी की गई। जम्मू कश्मीर में कमांडो के पद पर तैनात है जवान, और किसी जानने वाले के केस के सिलसिले में वो जयपुर आया हुआ था। पुलिस वालों पर अरविंद सिंह राजपूत से बदसलूकी के आरोप लगे। थाने में पुलिस वालों का व्यवहार ठीक नहीं होने के भी आरोप लगे। ऐसे में पुलिस वालों को बताया गया कि वो भारतीय सेना में तैनात है। इसके बावजूद इसके बाद पुलिस वालों ने बदसलूकी शुरू कर दी। हवालात में बंद कर सैनिक के कपड़े उतार दिए। पुलिस वालों पर सैनिक को पीटने के गंभीर आरोप लगे। अरविंद को पुलिसकर्मियों ने जलील कर वहां से भगा दिया। आप सोचिए, जवान ने राज्यवर्धन राठौड़ से मामले की शिकायत की। उसके बाद क्या हुआ बता रहा हूं आपको, सिंघम स्टाइल। राज्यवर्धन सिंह मामले की जानकारी लगते ही तुरंत थाने पहुंच गए। तस्वीर आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुलिस अफसरों को जमकर फटकारा। राज्यवर्धन राठौड़ ने एसीपी संजय शर्मा को मैनर्स का पाठ पढ़ाया। सैनिक कल्याण मंत्री ने पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब किए। सैनिक से बदसलूकी के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल लाइन हाजिर कर दिए गए हैं दर्शकों। लेकिन सोचिए आप, एक सैनिक के साथ जब ऐसा व्यवहार होता है तो इसी तरह का गुस्सा करना चाहिए। सुनिए जरा मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ क्या कह रहे हैं। पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई होगी दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात को, क्योंकि आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे देखकर आप सिहर जाएंगे दर्शकों। आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि खबर ही ऐसी है। दोस्तों, आप में से कई लोग ईएमआई पर खरीदारी करते होंगे, सामान ले लें और फिर धीरे धीरे पैसे चुकाते होंगे। कई बार आपने कर्ज भी लिया होगा, लेकिन यह कर्ज किस तरह नासूर बन जाता है शायद आप भी नहीं सोच सकते हैं। सुन लीजिए ध्यान से। आप किसी से कर्ज लें और जब चुका ना पाए तो लेनदारों की लाइन लग जाती है लंबी। सहारनपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया दर्शक। ये देखिए, यही है वो कपल। एक युवा कारोबारी के साथ यही हुआ है। कर्ज के बोझ तले सौरभ इतने दब गए थे कि उनसे बाहर निकलते ही नहीं बन रहा था। उनके लिए मुश्किल बढ़ती चली गई। 10 करोड़ का कर्ज दोस्तों, 10 करोड़ का कर्ज ले लिया। सोचिए आप, जिस पर इतना कर्ज हो, वो घर के बाहर लेनदार खड़े हो तो क्या करेगा? परेशान होगा। कर्ज नहीं चुका पा रहा है और तिल तिल कर मर रहा था सौरभ। लेकिन आखिरकार सौरभ ने हर पल मरने से अच्छा एक बार मरने की ठान ली और अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार जाकर सुसाइड कर लिया। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, सौरभ ने जाने से पहले आप सभी को चेताया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह ये लेटर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो सुसाइड लेटर है दर्शकों, जिसका एक एक शब्द ये बता रहा है कि वो और उनका परिवार किस कदर परेशान हो चुका था लेनदारों से।
आप लोग कई मर्तबा लोन ले लेते हैं, कई मर्तबा आपके पास भी पैसे नहीं होते तो आप उधार लेते हैं, लेकिन जब लेनदार आपके घर पर आ जाए और ये अमाउंट बढ़ता जाए तो फिर कुछ समझ नहीं आता दर्शक। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सुसाइड नोट, कैसे सुसाइड नोट लिखा गया। सुसाइड नोट को आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको सुनवाऊंगा और आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि किस कदर दोनों, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, वो कपल टूट चुका था, पति पत्नी असहाय थे, बेबस थे, लाचार थे। दूर दूर तक जब इन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो दोनों ने मौत को गले लगा लिया। देखिए आप क्या लिखा है उसमें, वो आखिरी शब्द मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सौरभ बब्बर कर्ज के दलदल में फंसा हुआ, दलदल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मैं और मेरी पत्नी अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। हमारी संपत्ति हमारे दोनों बच्चों के लिए है। हमारे दोनों बच्चे अपनी नानी के पास रहेंगे। उनका जीवन हम नानी के हवाले कर रहे हैं। अब हमें किसी और पर भरोसा नहीं है। हम कर्जदारों को बहुत ब्याज दे चुके हैं। हम अब और कुछ नहीं दे पा रहे। हम जहां सुसाइड करेंगे व्हाट्सएप पर फोटो भेज देंगे। सोचिए दर्शकों, वही फोटो मैंने आपको दिखाया, लेकिन जो ये सुसाइड नोट मैंने आपको दिखाया, पढ़कर सुनाया, जब सुसाइड करने के लिए कपल पहुंचा तो एक वॉइस नोट भेजा दर्शकों, आपको सुनना चाहिए। आखिर में क्या बोला सौरभ, सुनिए जरा। गोल्लू ये सबको दिखा दियो, हम हरिद्वार में हैं और हम जा रहे हैं दुनिया छोड़कर, ठीक है भाई, हम यहाँ से छलांग लगा रहे हैं। सोचिए दर्शकों, बताया उन्होंने कि हम जा रहे हैं और यहां से छलांग लगा रहे हैं। सोचिए आप कितना प्रेशर होगा उनके दिमाग पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि करोड़ों के कर्ज ने कैसे जान ले ली। सहारनपुर के सौरभ बब्बर एक सराफा कारोबारी थे। सौरभ कारोबारी होने के साथ साथ कमेटी चलाते। धीरे धीरे सौरभ का कारोबार ठप पड़ गया। सौरभ पर करीब 10 करोड़ का कर्ज हो गया। सौरभ पर पैसे वापस ना करने का दबाव था। कर्ज के कारण ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। कर्ज से बेहतर निकलने का सौरभ को कोई रास्ता नहीं दिखा। सौरभ और उनकी पत्नी मोना ने सुसाइड करने की ठानी। सुसाइड करते वक्त अपनी पत्नी मोना के साथ वो हरिद्वार गए। पति पत्नी नई मोटरसाइकिल से हरिद्वार गए। सोचिए आप, दोनों ने हरिद्वार में ही गंग नहर में छलांग लगा दी। गंग नहर के किनारे दलदल में सौरभ का शव पड़ा हुआ मिला। मरने से पहले सौरभ ने पत्नी के साथ फोटो अपने स्टेटस पे लगाया था। लेकिन आगे क्या हुआ ये भी जान लीजिए दर्शकों। सौरभ की पत्नी का शव अभी तक नहीं मिला है। पुलिस मोना के शव की तलाश कर रही है। सौरभ और मोना का एक छोटा बेटा है और एक बेटी है। बेटी की उम्र 11 साल है और बेटा 7 साल का है। सौरभ का शव सहारनपुर पहुंचते ही कोहराम मच गया। 7 साल के बेटे ने सौरभ को मुखाग्नि दी। हर किसी की आंखों में आंसू थे दर्शकों। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है कि कौन थे वो लोग। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। 10 तारीख को ये अपनी दुकान की चाबी किसी अपने नोन को देकर वहां से चले गए थे। इनके घर वाले थाने पर आके इनकी गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। उसके बाद कल सुबह इनके परिजन थाने पर आते हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी जाती है पुलिस को कि इनके मित्र के पास एक व्हाट्सएप रिसीव हुआ है जिसमें जो सौरभ बब्बर हैं उन्होंने एक रिटर्न नोट में ये बात लिखी है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। और एक वॉइस नोट भी छोड़ा गया था जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि जहाँ से वो सुसाइड करेंगे वहाँ की वो फोटो उसमें डाल देंगे। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आते हुए दिखते हैं और उनकी बाइक भी वहाँ पर लवारिस स्थिति में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद आज सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। देखिए दर्शकों, कर्ज कितना गंभीर मुद्दा है, इसलिए अगर आप भी कर्ज लेते हैं तो सावधानी से लीजिए और सावधान रहिए, क्योंकि ये कर्ज आपकी जान पर बना सकता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी और रोचक खबरों के साथ। नमस्कार।